होता ना कि दोस्ती में थैंक यू सॉरी नहीं बोलते। तो बहुत अच्छा लगा आके। मैं एक दफ़ा और आया था यहाँ पे, और जब भी मैं देखता हूँ ऐसे बच्चों को सामने बैठे हुए जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो मुझे पता नहीं किसी ने तो कहा था, लेकिन वो एक लाइन याद आती है कि हम में तुम में अंतर है यही, हम गुजर चुके तुम गुजर रहे। एक दौर था जब हम भी बैठकर सुना करते थे और चाहते थे कि कोई आए कुछ बातें करे जो हमारे काम की हो। तो बातें तो भाई देखो बहुत हैं, तफसील से कभी बातें की जाएंगी, अभी बातों को मुख्तसर रखना है, ये फरमान है। और दूसरी बात ये कि जॉय ऑफ राइटिंग के बारे में बात करनी है कि लिखने में कितना मज़ा आता है। तो मैं बड़े कट टू कट बातें करूँगा कुछ लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले कि लिखना सच में एक मज़ेदार काम है, बेशक बहुत संतुष्टि बहुत खुशी देता है, तब तक जब तक कि आप उसका चुनाव अपने प्रोफेशन के तौर पे नहीं करते। बेशक लिखिए, बहुत मजा आएगा। और वो अलेक्जेंडर पोप अंग्रेजी का एक कवि था, जिसने कहा था एक बार, as yet a child, nor yet a fool to fail, तो वो लिख लेते थे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहता चलूं कि लिखना बहुत ज्यादा खुशी का सबब हो जाता है। प्रोफेशन के तौर पर आप इसे चुनते हैं तो शायद शुरू में मुश्किलात हों, परेशानियां हों, और होंगी ही, क्योंकि हम में से हम सब दिनकर को पढ़ते हैं, प्रेमचंद को पढ़ते हैं, लेकिन मेरी समझ नहीं, वो सब पूजनीय हैं और उनसे पढ़ के हम सीखते हैं। आगे ने कहा भी है कि किसी भी साहित्यकार को अपनी प्रौढ़ता अगर प्राप्त करनी हो तो रूढ़ी का अध्ययन अनिवार्य है। आपसे पहले जिसने जो लिखा है, आपके बड़ों ने जो लिखा है, अगर आप उसे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लिख पाइएगा, बहुत अच्छा नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि उनके पास बहुत घनघोर अनुभव, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैं इस बात से भी कभी कभी दुखी होता हूँ, देखता हूँ कि ये कविताओं को सिर्फ प्रेम कविताओं और हास्य कविताओं पर ही क्यों। हम तब तक क्रांतिकारी हैं जब तक रोड पर निकलकर बिना खाए पिए 4 दिन चलना ना हो, जब तक धूप में चलना ना हो, तब तक हम सब क्रांतिकारी। और जैसे ही चीजें करनी पड़ती हैं वो सारी क्रांति पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाती। खैर, ये अलग बातें हैं। जॉय ऑफ राइटिंग की बात कर रहे हैं। मैंने अलेक्जेंडर पोप से बात शुरू की, विलियम शेक्सपियर और कई ऐसे नाम हैं, और मेरा पहला सवाल यही था कि आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि आप भी वैसा लिख सकते हो। और प्रोफेशन, मनी, उससे ही जोड़ना क्यों है किसी भी शक्ल को, किसी भी चीज को। लिखना बहुत श्रेयस्कर है, क्योंकि आप लिखते हो तो फिर आप एक ऐसा संवाद स्थापित करते हो जो तत्क्षण भले ना हो, भविष्य में जरूर पढ़ा जाए। क्योंकि पूरी सृष्टि में अगर स्थायित्व की बात करें तो एक तो शिव हैं, उसमें से कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन चलो हम मानते हैं, काशी से पढ़े तो शिव को मानते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, तो ठीक है, उनको छोड़ देते हैं वहां पर। उसके अलावा मैंने अपनी कविता में लिखा था कि एक इल्तिजा थी किसी घनिष्ठ से, प्रेमिका से नहीं कि स्थिर नहीं है सृष्टि में कुछ भी, और तुम भी शब्द तो नहीं कि ठहर जाओ किसी पृष्ठ पर सदा सदा। मेरे हिसाब से इस दुनिया में एकमात्र एग्जिस्टेंस है शब्द, जो पृष्ठ पर रहते हैं और उनकी स्थिति सदा सदा के लिए रहती है। अगर शब्द का लोप होना तय है तो वो तभी लोप होगा जब वो कागज नहीं रहेगा। मतलब कागज और अक्षर दोनों साथ गायब होंगे, अकेला कोई गायब नहीं। And it is very scientific and too logical to understand it. Am I correct? है ना? ये करेक्ट कर पा रहे हो ना? ये बहुत जरूरी बात है। और ये लिखना जो है ना, मैंने पिछली दफा भी कहा था सबसे, एक फारसी में कहावत है कि कलम गोयत इमान शाह जहानम, पेन सेज दैट आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना? और सच में होता भी है। मिर्जा गालिब कहते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश, मतलब कि किसी हिडन प्लेस से ये थॉट्स, इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आते हैं, और जो हम कागज पर कलम से लिखते हैं तो ये खरखर की जो आवाज होती है, ये उसकी आवाज है। So it is a joyful thing, no doubt about that. But certain things you need to know about. कुछ नो हाउ होना चाहिए कि क्या लिखें, कब लिखें। लेखन की कई शैलियां हैं, कई जगह लिखा जा रहा है और खूब लिखा जा रहा है। टेक्निकल राइटिंग एक अलग विधा है, उसमें भी और सारे लिटरेचर के बच्चे उठ के जा रहे हैं अभी की तरह, और कमाल कर रहे हैं। सिनेमा के लिए लिखा जा रहा है ना? गीत गजल लिखे जा रहे हैं, है ना? दुनिया कोई दीवाना कहता है से बहुत आगे निकल गई है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी लिखी जा रही है। कोई रामायण पे लिख रहा है, कोई महाभारत पे लिख रहा है ना?
आपके यहाँ खुद अंशुमान ने महाभारत को रिडिफाइन किया, मैंने पढ़ा है, उस पूरी जर्नी को देखा है, कितनी शानदार चीज है। वाई नॉट टू पीप इन दैट? फिर से क्यों उधर नहीं देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि रूढ़ी की साधना बहुत जरूरी है, तो जो भी आपके पहले लिखा गया है उसको जरूर पढ़िए। और कुछ लोग बिल्कुल क्लास के चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ ये इस क्षण, और ऐसे क्षण की जगह पल मोमेंट भी बोलो चलेगा, मतलब है कम्युनिकेट होना चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए। गालिब के भी पहले एक शायर हुए मीर, सब जानते हैं ना, जिनके बारे में गालिब कहते थे कि रखते कि तुम्हें नहीं उस्ताद, सुना है के दौर में एक मीर भी था। तो मीर कहते थे, मीर देखिए दोनों बातें कैसे कहते थे। मीर एक तरफ तो ये कहते थे कि सहल है समझना मीर का क्या, हर सुखन उसका एक मकाम से। मीर को समझना इतना आसान नहीं है, हर चीज जो वो कहता है वो एक मकाम से कहता है। तो मकाम कैसे मिला मीर को? तड़प के, सह के, गुन के, सोच के, यही करना है। जॉय ऑफ राइटिंग इज ऑल अबाउट पॉन्डरिंग, द मोर यू पॉन्डर द बेटर यू विल बी ऑन द पेजेस। जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा उसको गुनोगे अंदर, उतना बेहतर तुम्हारा आउटपुट होगा। पढ़ो, अध्ययन करो। और वही मीर आगे कहते हैं, अभी मैंने क्या कहा, अभी मीर ने क्या कहा था कि सहल है मीर का समझना क्या, हर सुखन उसका एक मकाम से है। और आगे बढ़ते कहते हैं कि शेर मेरे हैं सब खास पसंद, हर गुफ्तगू मुझे आवाम से है। मैं बड़ा अच्छा लिखता हूँ, सब खास लोगों को पसंद आता है, लेकिन जो मेरी बातचीत होती है ना वो आवाम से। तो जब भी लिखा जाएगा उसका एक पर्पस होना चाहिए। मैं लिख के अपने दराज में रख लेता हूँ, और वही ओल्ड फैशन stale kind of writing dear diary. Diary is not living thing. It is not going to listen to your dear words. So why to write that dear diary? Try to be original. थोड़ा ओरिजिनल हो जाओ ना, है ना, थोड़ा ओरिजिनल हो जाओ। अब इस पे पॉन्डर करना जरूरी है कि भाई यहाँ लोग चांद पे जाने के लिए यान बना रहे हैं, कुछ कुछ चीजें बना रहे हैं, तो हम कविता क्यों लिखें, क्या हो जाएगा उससे? और आपको लगता है ये सवाल कई वर्षों से पूछा जा रहा है, साहित्यकारों से पूछा जा रहा है, आगे से भी पूछा गया है, वो बहुत अच्छे थिंकर थे कि क्या, क्यों कविता लिखें, क्यों साहित्य सृजन हो, है ना, साहित्य सृजन की क्या आवश्यकता है? आप सोचते हो कभी ऐसा? कभी आप सोचते हो ऐसा कि साहित्य सृजन क्यों, कहानियां कविताएं लिखी जाए? साइंटिफिक फॉर्मूला है, सब चीजें हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं, बायोटेक में हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, उपग्रह ग्रह नए नए खोले जा रहे हैं, उसमें कहानी और कविता क्या करेगी? Anyone who wants to answer? Anyone, please. कविता और कहानी क्यों होनी चाहिए? थोड़ी हो रहा है ये तो जीवन है ना, मतलब जिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हाँ, तो जो साइंस में आविष्कार कर रहा थोड़ी मर गया नहीं रहा। नहीं मतलब डेवलप तो हो जाएगी, लेकिन एंजॉय कैसे करेंगे? एंजॉयमेंट के लिए। वो भी सीसीडी में कॉफी पीता है यार, जो साइंटिस्ट है। मेरे कई साइंटिस्ट दोस्त हैं, हम लोग खूब मस्ती करते हैं। अभी तो आईटी में काम है। इमोशंस और फीलिंग्स है जो बड़ा इमोशनल है, बेचारा तो रोने लगा। नहीं ठीक है, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट एंड आई एम ग्लैड टू सी दैट कि आप इतना तो सोचते हो कम से कम। आगे से जब ये पूछा गया तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। आगे ने ये लिखा ही आपको पता नहीं है ना, लेकिन रणबीर ने अल्फा मेल जो बताया वो पता है ना आपको, सबको पता है। एंड इट्स रियली एस्टनिशिंग कि रणबीर वाज सिंपली रीडिफाइनिंग अगे इन दैट डायलॉग। आगे ने कहा था कि हम सब पहले खाद्य संग्राहक थे, खाना जमा करते थे, शिकार करते थे, और हम टोलियों में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे। बेशक इंसान रहता था ग्रुप्स में, लेकिन उस ग्रुप में रहने वाला हर इंसान अच्छा धावक हो, अच्छा रनर हो, यह जरूरी नहीं था। उस ग्रुप में रहने वाला हर आदमी अच्छा शिकारी हो, यह जरूरी नहीं था। उस ग्रुप में रहने वाला हर आदमी का निशाना बहुत अच्छा हो, यह जरूरी नहीं था। कुछ का था, कुछ का नहीं था, कुछ थक जाते थे, तो जो थक जाते थे, जो तेज नहीं दौड़ पाते थे, उनका निशाना भी अच्छा नहीं था, वो बलशाली भी नहीं थे। ये सब गुफा में बैठ के जो खाना आता था मिल बांट कर खाते थे, तो थे तो इंसान। ये एकदम हाइपोथेसिस है, बट ये हाइपोथेसिस आई लव दिस। तो उनको लगा, जो कमजोर थे, जो दौड़ नहीं सकते थे, शिकार नहीं कर सकते थे, कि भाई हम क्या करें, हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, तो मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं। लगता है ना, पापा जब बोल देते तो लगता है ना कि दिखा देंगे आपको एक दिन। जब पापा के लिए लगता तो सोचो, वहां कोई बोलता नहीं था, बट इट गेव अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग। तो जब ये सब थक हार के आते थे, शिकार करके सो जाते थे, तो ये जो शिकार में शरीक नहीं हो पाते थे, ये दीवारों पर चित्र बनाते थे शिकार कर, या कुछ कविताएं गढ़ देते थे, या उन हथियारों पर चित्र बना लेते थे शिकार का। इससे शिकार में कुछ डायरेक्टली होता था कि नहीं होता था, लेकिन शिकारी उसको देख के और भड़कता। ये ईंधन है कविता। This fuel is poetry, and that is needed. We are not statues. We are not rocks. हमें
ये चाहिए, हमारे अंदर प्रवाह होना चाहिए भावनाओं का। तभी तो कहा जाता है ना कि एनी पर्सन हु कैन फाइंड बुक्स इन रनिंग ब्रूक्स, sermons in stones, tongues in trees and good in everything is a good man। तो वो होना चाहिए। और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि सर ने कहा, अध्ययन जरूर कीजिए और खूब कीजिए। जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर लिखेंगे। और जब आप देखेंगे इसमें घुसेंगे, पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे, तो फिर ये वर्गीकरण जो आपको सामान्य तौर पर दिखाई देता है, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, ये सब कहीं किसी तल पर जाकर मिल जाए, है ना। एक साइंस का विद्यार्थी कहेगा कि संघनीकरण, जब वाष्प किसी ठंडे सतह का स्पर्श करता है तो जल बूंदों में परिणत हो जाता है, इस प्रक्रिया को संघनीकरण कहते हैं। When water vapor touches a cold surface, it converts into droplets and this process is known as condensation। एक कवि कहता है कि मेरे हृदय से वाष्प उठ रहे हैं और आंख की ठंडी सतह तक पहुंचकर पिघल जा रहे हैं, आंसू बहता है। प्रोसेस इज सेम, कंडेंसेशन। बट जो कंडेंसेशन समझेगा वो पोएट्री में ज्यादा डीप रहेगा, वो प्रोसेसेस को समझ पाए, है ना। तो कुछ भी जो मिल रहा है उसको वोराशियस रीडर की तरफ, भूखे की तरफ पढ़ो। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज गोइंग टू इग्नाइट योर माइंड। अच्छे गीत सुनो, अच्छे गाने सुनो। और ये बैरियर करके नहीं कि हम क्यों सुने भाई गालिब को, हम क्यों सुने मीर को, हम तो सिर्फ दिनकर पढ़ेंगे। भैया ऐसे वर्गीकरण करके पढ़ाई की होती है, नहीं तो फिर वही होगा कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए। तो अंग्रेजी हो, पर्शियन हो, उर्दू हो, तमिल हो, जो समझ में आ जाए, जो ट्रांसलेशन मिल जाए, जहां से जो मिल जाए बटोर लो। उसके बाद जो आउटपुट होगा ना, एकदम अल्फा मेल अल्फा फीमेल वाला होगा, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। तो मैं यही कह रहा था कि कई लोग हुए जिन्होंने, जॉय ऑफ राइटिंग यही है कि आपकी राइटिंग को सुना जाए, पढ़ा जाए और उसका अप्रिशिएशन आपको मिले। तो आपको एक चैनल भी बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू फिक्स अप योर ऑडियंस। मैं लिखता हूं रोज रात में, दीवारों पे लिखो, सड़कों पे लिखो, कागज पे लिखो, सर्कुलेट करो, सबको बताओ, सबको पढ़ाओ। और उनसे जो प्रशस्ति मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी या क्रिटिसिज्म मिलेगा, वही तुम्हारा फ्यूल होगा आगे लिखने के लिए। दैट विल बी द जॉय ऑफ राइटिंग। कैन यू रीडिंग ओवर? नहीं अच्छा। तो अच्छे गीत, अच्छे जैसे अभी मैं बुक फेयर में था, दिल्ली वाले में भी था, पटना वाले की बात बता रहा हूँ। जो पटना बुक फेयर में था तो वहाँ एक किताब मिली मुझे जिस पर की परिचर्चा होनी थी। उस किताब का नाम था दो गुलफामों की तीसरी कसम। तीसरी कसम एक फिल्म आई थी और उस तीसरी कसम मारे गए गुलफाम पे बेस्ड थी, जिसको लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। कितने लोग बिहार से इधर आगे जरा खैर, तो ठीक है। तो रेणु जी हमारे बिहार से थे, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, आंचलिक उपन्यास बहुत अच्छा लिखते थे, आंचलिक कथाएं बड़ी अच्छी लिखते थे। तो उसमें आप देखिए कि लिटरेचर कैसे पैर पसारता है, कितना फैलता है और हर तरफ से उसका एप्रिसिएशन हो सकता है। अगर अच्छा लिखा गया था, मारे गए गुलफाम अच्छी लिखी गई थी, तो उस पर फिल्म भी बनी और शैलेंद्र ने बनाई, वो खुद भी बहुत अच्छा लिखते थे। शैलेंद्र वॉज मैजिकल, बहुत, वहां ना कोई धर्म था ना जाति थी, बस आर्ट था। शैलेंद्र भी बहुत पढ़े लिखे थे, रेणु भी बहुत पढ़े लिखे थे। एक सिनेमा की तरफ से आया, एक साहित्य की तरफ से आया, एक संगम हुआ। और आज तक जितनी भी फिल्में साहित्य पर आधारित बनी हैं, चाहे अर्का नारायण के गाइड पर आधारित फिल्म बनी हो, चाहे टैगोर पर नौकाडुबी, मनभंजन और ऐसे, तो किसी साहित्यकार को खुशी नहीं मिली उस फिल्म को देख। उसने कहा कि मेरे नॉवेल के साथ, मेरी कृति के साथ जस्टिस नहीं हुआ। रेणु वॉज द फर्स्ट मैन हु सेड दैट आई एम वेरी ग्लैड टू सी, कि बड़ा अच्छा बना है। क्यों? क्योंकि दोनों ने लिबर्टी दी थी एक दूसरे को, दोनों पढ़े लिखे थे। उपन्यास किसका था? रेणु का। शैलेंद्र को लिखना था और पूरे उपन्यास को पढ़ के जो आपको मिलेगा, उसमें एक एपिसोड आता है महुआ घटवारन का, उसकी प्रेम कथा आती है और एक गीत है उसमें, एक गाना है ना। वो गाना ऐसे है, आप इस गाने को सुनिए और अंदाजा लगाइए। बस ये गाना आप सुन लें, आपने फिल्म देख ली। पता नहीं आपने से कितनों ने सुना है। आई एम गोइंग टू सिंग इट फॉर यू। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के फरमाए। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के फरमाए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर
में करके 16 पार सजनवा बैरी हो गए। फिल्म हुआ पूरे उपन्यास का निचोड़ है ये 3-4 लाइन जो लिखा शैलेंद्र ने। क्यों लिखा? क्योंकि उसने रेणु के उपन्यास को अच्छे से पढ़ा। गालिब ने बहुत कुछ लिखा, हिंदुस्तान में बहुत मशहूर भी रहे, बहुत मकबूल हुए, लेकिन हमने गालिब को पढ़ना शायद छोड़ दिया था। फिर ये 1980 के दशक में एक दोबारा लहर उठी जब गुलजार साहब ने मिर्जा गालिब बनाया 1988 में, दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ उनकी कमेंट्री के साथ कि बल्ली मारान की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, है ना, वो वहां से उठ के आया। अब उसमें दिखाता था कि एक ही उनकी हर गजल 3 लोग गाते थे। एक तो जगजीत सिंह गाते थे, एक चित्रा गाती थी और एक विनोद सहगल गाते थे। जगजीत सिंह जो गाते थे वो खुद गालिब पे फिल्माया जाता था, चित्रा जो गाती थी वो एक तवायफ पे फिल्माया जाता था, और जो विनोद गाते थे वो एक फकीर पे फिल्माया जाता था। इसके रीजंस थे। यहां भी आप लिटरेचर की यात्रा खोज सकते हैं। जो गजलें हैं वो गजलें आई कैसे? कसीदा पढ़ने वालों से होकर आई, फिर भारत में जब पहुंची तो गजलें तब तक मकबूल और मशहूर नहीं मानी जाती थी जब तक कि उसे कोठों पर तवायफें नहीं गाती थी। जब किसी शायर की गजल कोठों से तरन्नुम में आने लगती थी, जिसको मुजराई गजल कहा गया, तो आज के दौर में हम जितनी गजलें पढ़ते हैं सुनते हैं वो मुजराई गजलें हैं और बहुत मशहूर हुई इंडिया में, भारत में बहुत मशहूर हुई और लोग सुनते रहे, पढ़ते रहे। तो अब हम सब पढ़ते रहते, ऐसे सुना जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, पुरेते हो अब रात आरज़ू क्या है, सुन के अच्छा लगा। लेकिन इसको जब चित्रा गाती थी तो ये और चस्पा होता था, और अच्छा लगता था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितनी विधाएं हैं कलात्मक प्रस्तुतियों की, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, they all mingle at a place, and that place you have to devise that, and you can do it only by studying hard. तो जो मिले उसको खूब पढ़ो। और अगर अभी ये देखो क्लियर हो लो, अभी लिटरेचर करना है कि नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, ये दोनों अलग चीजें हैं, है ना। नौकरी के लिए पढ़ना, तैयारी करना और पढ़ना, ये 2 बातें होती हैं। तो मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर पढ़ रहे हो, डूब के पढ़ना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, जॉय ऑफ राइटिंग फील करना चाहते हो, तब तुमको किसी के आदेश के तहत ड्राफ्टिंग नहीं करनी होगी कि फला तारीख को दिल्ली बंद रहेगा तो डीएम साहब को कह दो कि एक नोटिस निकाल दें, डीएम साहब उसी आदेश के हिसाब से नोटिस निकालेंगे। और शायर कैसे बोलेगा कि बंद थी दिल्ली नहीं मिली शराब वो ऐसे लिखेगा। या किसी को किसी से मिलने जाना था, नहीं मिल पाया, वो ऐसे अपना उद्गार व्यक्त करेगा, उसके ऊपर कोई आदेश काम है। निरंकुश है काव्य, कभी निरंकुश है ना। तो मैं ये जॉय ऑफ राइटिंग फील करने की बात कर रहा हूँ, ज्यादा जॉय फील मत करना, जिंदगी में दिक्कतें भी आती हैं। तो अभी तुमसे ये कह देना जरूरी इसलिए था क्योंकि फिर से वो अंग्रेज कवि था ना विलियम वर्ड्सवर्थ, उसने कहा था ना एक बार कि ब्लिस वाज इट इन दैट नॉट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हैप्पी। अभी तुम यंग हो, जवान हो, तो चीजें तुम्हें ज्यादा समझ में आएंगी। ये एकमात्र पड़ाव है उम्र का जहां मैच्योरिटी और ऊर्जा बिल्कुल बराबर मात्रा में आपके पास है। इससे पहले मैच्योरिटी नहीं थी, ऊर्जा पूरी थी। इससे 5-7 साल बाद मैच्योरिटी पूरी रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी। तो अभी का जो बैलेंस है ना, ट्राई टू क्रिएट समथिंग यूजफुल, समथिंग सेंसिबल, समथिंग वर्दी फॉर योर लाइफ, फॉर सोसाइटी, फॉर योर नेशन। थैंक यू। हमारे एनुअल मैगजीन कमेटी के कई टीचर्स आपका वो गीत सुने थे पिछली बार वाला, तुम आ गए, वो चाह रहे हैं कि अगर आप किशोर कुमार, किशोर कुमार पता चला है कि मुशायरा करने बन गया चित्रहार। ठीक है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जहाँ मिला वहीं तुम मिलोगे, कि हम
तक तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है।